Welcome to Ajinachal Daily Current Affairs series and today is 10th of June. First of all, we will discuss about Kiren Rijiju, who is Minister of State for Ayush Ministry, releases e-book on 20 medicinal plants for COVID-19 केयर। आप सभी को याद होगा लास्ट टाइम जब कोविड-19 पैंडेमिक काफी ज्यादा बढ़ गया था तब आयुष मिनिस्ट्री ने एक काढ़ा भी सभी को डिस्ट्रीब्यूट कराया था, राइट, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे। अब यहाँ पे नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड यानी कि NMPV ने एक ई बुक प्रिपेयर की है आयुष मिनिस्ट्री के अंदर, जिसमें 20 मेडिसिनल प्लांट्स की लिस्ट होगी और उन्हें कैसे यूज किया जाए इसकी गाइडलाइंस होंगी। क्या होगा इससे कोविड-19 में गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी लोगों को, ताकि वो फीवर, कफ, कोल्ड, वीकनेस, पेन इन सभी को हर्ब्स के द्वारा घर पर ही ट्रीट कर सके और इसके कोई साइड इफेक्ट्स देखने को ना मिले। क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 में इल यूज ऑफ मेडिसिन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। काफी लोगों को जो ब्लैक फंगस डिसीज है उसका भी सामना करने को मिल गया है। तो अब यहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स का यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ कोई भी दवाई लोग घर पे खाएं। तो उससे क्या होगा, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और घर पर ही लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट NMPB क्या है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। ये स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू कोऑर्डिनेट विद ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेडिसिनल प्लांट्स एंड इट सपोर्ट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट, कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन। क्योंकि हर्बल जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं इनका कंजर्वेशन और कल्टीवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप सभी जानते हैं इंडिया में काफी ज्यादा हर्ब्स प्रेजेंट है, स्पेशली अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, नीलगिरीज की बात करें, तो काफी ज्यादा अमाउंट में हर्ब्स इंडिया में प्रेजेंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Environment Minister Prakash Javadekar launches awareness campaign on single-use plastic 2021। आप सभी को पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से नेचर में कितना ज्यादा कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून की बात करें, आपको याद होगा 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इस दिन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने पर फोकस करेगा। इससे क्या होगा, जो भी प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है वो सभी धीरे धीरे हम कंटेन करने की कोशिश करेंगे। 2022 तक इसका टारगेट रखा गया है कि 2022 तक कंप्लीटली सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए। क्यों करना है ऐसा, क्या इससे लॉसेस होते हैं? तो यहाँ पे हम कुछ रीजंस देख रहे हैं जिसकी वजह से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फर्स्टली कि वो फॉसिल फ्यूल से बने हुए होते हैं और फॉसिल फ्यूल से बने हुए जो भी मटेरियल होते हैं वो एनवायरमेंट में काफी ज्यादा पॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं। दूसरा है ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का लेवल बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और उतने अमाउंट में वो एनवायरमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। दिस इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। अब अगर हम बात करें अपने अर्थ की या इस नेचर की, तो जितने अमाउंट में हम कार्बन को रिलीज कर रहे हैं उसके लिए आने वाले समय में हमें ऐसे 2 प्लैनेट चाहिए होंगे। यानी कि हम अपने अर्थ को इतना ज्यादा पॉल्यूट कर चुके हैं कि ये सारे मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ऐसे 2 अर्थ की आवश्यकता हो सकती है आने वाले समय में। तो इसे कंटेन करने के लिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन या फिर इसे रिड्यूस करना चाहते हैं। थर्ड है विल स्टिल बी हियर इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में भी हम अगर इसी पोजीशन में रहे, हम सिर्फ ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते रहे, तो आने वाले समय में से बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, जिसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करना होगा। फोर्थ, इफ वी टॉक अबाउट ओनली 10% इज रिसाइकिल। अगर हम बात करते हैं ना रिसाइकिल की, तो आप सभी को पता है कि कितने कम अमाउंट में रिसाइकिल होता है। यानी कि कंप्लीट हम सोचे 100 kg कार्बन रिलीज हुआ या प्लास्टिक रिलीज हुआ तो वो पूरा 100 kg रिसाइकिल नहीं होता है, उसका कुछ ही पार्ट रिसाइकिल हो पाता है और बाकी का एनवायरमेंट में रह जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट, इट लीचेस टॉक्सिन्स इनटू फूड एंड ड्रिंक। आपने सुना होगा डॉक्टर्स भी गाइडलाइंस देते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में अगर हम सामान रखते हैं, फूड आइटम को स्टोर करते हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं और वो फूड्स में, ड्रिंक्स में टॉक्सिन केमिकल्स को रिलीज करते हैं। और मैक्सिमम हम बात करें ड्रिंक्स की तो वो प्लास्टिक बॉटल्स में ही होते हैं, जो कि हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है।
हार्मोन डिसरप्शन, कैंसर जैसी बीमारियां इससे हो सकती है। आपने देखा होगा आज के टाइम पे बहुत छोटे छोटे बच्चों को या इवन उन लोगों को जो कि किसी तरह से ऐसी चीजें नहीं खाते हैं जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी उन्हें कैंसर हो जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक का यूज बहुत बढ़ गया है। दूसरा, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है फूड प्रोडक्ट्स में, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। बात करें ओशन में, तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो हुआ है ना वो मरीन लाइफ अफेक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि जितना भी वेस्ट होता है प्लास्टिक का वो सारा मरीन बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। मरीन बॉडीज में अगर प्लास्टिक वेस्ट को हम डिस्चार्ज करते हैं तो वहां पे जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें प्लास्टिक फंस जाता है, वो लोग प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनिमल्स की डेथ हो जाती है। और मरीन बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा जरूरी है ये हमने कल ही डिस्कस किया था। सो रिमेंबर दिस, kills marine animals and birds, ये हम समझ चुके हैं। enters our food chain। अब देखो, अगर मरीन एनिमल्स में पॉल्यूशन होता है, किसी तरह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वही एनिमल्स एज अ फूड चेन ह्यूमन बींग्स की लाइफ में भी आएंगे, वो फूड चेन कंटिन्यू होगी और उन्हीं एनिमल्स में जो भी टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज हुए हैं प्लास्टिक खाने की वजह से, वो धीरे धीरे करके ह्यूमन बींग्स में भी पास आउट होंगे। Let's move forward. Indian Navy said to receive 3 MH-60 Romeo multi-role helicopters from US in July 2022. देखिए, इंडिया की जो नेवी है, आर्म्ड फोर्सेस है, काफी ज्यादा अमाउंट में हेलीकॉप्टर्स को और दूसरे वारफेयर वेपन्स को इंपोर्ट करती है। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को यूएस से लिया गया है इंडिया के द्वारा, जो कि जुलाई 2022 में आ जाएंगे रेडी होकर। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। ये डील हुई है 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन और इसका कॉस्ट होगा 15,157 करोड़ रुपीस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक चीज और याद रखनी है आपको कि ये इंडियन ओशन रीजन में काम करेंगे, यानी इंडियन नेवी ने IOR की सिक्योरिटी के लिए ये इंपोर्ट किए हैं। Next, Punjab becomes first state to use NFC-based EIDs यानी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड्स। तो पंजाब गवर्नमेंट का काफी अच्छा इनिशिएटिव है कि इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड्स ये अपने ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के लिए यूज करने वाले हैं, जो कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। NFC क्या होती है? देखो, आप सभी ने देखा होगा जब भी आप कहीं पे QR पेमेंट करते हो तो आप अपने फोन से उस QR को स्कैन करते हो, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो 4 सेंटीमीटर तक के दायरे में कनेक्टिविटी को कनेक्ट करती है, कनेक्ट कर सकते हैं, उससे यूज कर सकते हैं, उसे हम NFC बोलते हैं, नियर फील्ड यानी बहुत ही पास के इलाके से। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड्स होंगे इसमें एक स्कैनर लगा होगा जिसके जरिए जो भी ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो अपने आईडी कार्ड को स्कैन कर सकते हैं मशीन से। अब उससे क्या होगा? पूरा जो डेटा है, यानी उनकी एंट्री कब हुई, उनकी अटेंडेंस कितनी है, उन्होंने क्या काम किया, कितने समय तक किया, एम्प्लॉय का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड्स के जरिए। हमें कोई भी मैनुअल वर्क यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा? इजी मैनेजमेंट हो सकेगा ह्यूमन रिसोर्सेज का और कम से कम लोगों में इस चीज को मैनेज किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है तो कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कम से कम स्टाफ में काम हो सकेगा। Let's move forward. 3 Indian universities achieved top 200 positions in QS World University Rankings 2022, जिसमें से IISc बेंगलुरु को नंबर 1 रैंकिंग मिली है रिसर्च की फील्ड में। काफी अच्छी बात है ये IISc बेंगलुरु को, और इसी खुशी में इंडिया में कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है, यानी कि भारत हमेशा से ही इंडिया में काफी ज्यादा हाई लेवल एजुकेशन को इंस्पायर किया गया है। आप देख सकते हैं पहले के समय पे जब पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं थी, उस समय भी हमारे यहाँ प्राचीन विश्वविद्यालय थे, नालंदा, काशी जैसे, और आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े प्राचीन विश्वविद्यालय यहाँ पर मौजूद है। तो अभी वापस से इंडिया में एजुकेशन की फील्ड में काफी अच्छा रेनोवेशन देखा गया है। IISc बेंगलोर को टॉप रैंकिंग मिली है रिसर्च की फील्ड में, और ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए तो इट रैंक 186 among the top 200 institutions in the latest QS World University Ranking। अब आपको बता दें कि QS क्या है? क्वार्टरली सिमंस, ये ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट है
जो कि हर साल अपना एक एडिशन रिलीज करता है वर्ल्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के लिए। इस साल ये इसका 18th एडिशन था। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी की रैंकिंग दी जाती है इसके द्वारा। तो एजुकेशन मिनिस्टर जो कि रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है आईआईटी बॉम्बे को, जिसको 177th पोजीशन मिली, आईआईटी दिल्ली को 185 रैंक मिली और आईआईसी बेंगलुरु को जिसे 186 रैंक मिली है ओवरऑल। लेकिन रिसर्च की फील्ड में इसे फर्स्ट रैंक मिली है आईआईसी बेंगलुरु को। तो आपको दोनों ही रैंकिंग्स याद रखनी है। अगर हम बात करें कि क्यूएस की जो रैंकिंग है उसमें वर्ल्ड में टॉप किसने किया है, तो एमआईटी हमेशा की तरह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने टॉप रैंक हासिल की है। लगातार 10 सालों से ये टॉप पर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने सेकेंड रैंक हासिल की है। स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने थर्ड पोजीशन हासिल किया है। तो रिमेंबर दिस। सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये चारों ओनली एशियन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप 20 में शामिल है। तो रिमेंबर, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि टॉप 20 में कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है और आपको साथ ही साथ इंडिया के कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएं, तो रिमेंबर इंडिया की टॉप 20 में रैंकिंग नहीं है फिलहाल। रिसर्च की बात करेंगे तो आईआईसी बैंगलोर आएगा, वरना आप एशियन यूनिवर्सिटीज में इन यूनिवर्सिटीज के नाम याद रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। ऑकलैंड नेम्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी, वेलिंगटन फोर्थ एन इकोनॉमिस्ट सर्वे। इकोनॉमिस्ट सर्वे एक लिस्ट जारी करता है हर साल कि वर्ल्ड में कौन सी सिटी सबसे ज्यादा लिवेबल है, यानी सबसे अच्छा माहौल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे सबसे अच्छा रहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की जो फेमस सिटी है जिसका नाम है ऑकलैंड, तो ऑकलैंड सिटी वर्ल्ड की सबसे लिवेबल सिटी मानी गई है इकोनॉमिस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग। ये न्यूजीलैंड में है तो आपको याद रखना है। वेलिंगटन ऑल्सो रॉक्ड अप द लिस्ट द कूलेस्ट लिटिल कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो वेलिंगटन को टाइटल मिला है द कूलेस्ट लिटिल कैपिटल इन द वर्ल्ड। किसने ये रैंकिंग जारी की है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। अगर हम बात करते हैं EIU की, तो ये एक रिसर्च और एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिस्ट ग्रुप का, जो कि फोरकास्ट प्रोवाइड करता है अपने रिसर्च और एनालिसिस के द्वारा कि किस कंट्री में किस तरह का इकोनॉमिक फोरकास्ट है, कैसी उसकी रिस्क सर्विस है और क्या उसकी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट है। हेडक्वार्टर्स है लंदन यूके में। DFS के साथ ही साथ बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इट ओवरसीज several key programs or initiatives and reforms of the government concerning in banking sector, insurance sector and pension sector in India. तो यहाँ इंडिया में इसका मैनेजमेंट कौन करता है? DFS। आगे बढ़ेंगे। Inaugural FIH Hockey Fives World Cup to be held in Oman in January 2024. Remember students, एग्जाम में हमेशा ये जरूर पूछा जाता है कि आने वाले जो भी इवेंट्स है, चाहे वर्ल्ड कप हॉकी का हो या फिर आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जो भी गेम्स आने वाले हैं उनका वेन्यू और उनकी डेट पूछ ली जाती है। तो हॉकी 5 का वर्ल्ड कप ओमान में होगा 2024 में। अभी बिड लगाई गई थी जिसमें से ओमान, इंडिया, पाकिस्तान और सिंगापुर को हरा के इस बिड को जीत लिया है और ओमान में आने वाले हॉकी 5 फ्लैगशिप इवेंट होने वाले हैं। यहाँ पे 16 टीम्स होंगी, मैन एंड वुमेन दोनों ही वर्ल्ड कप होंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओमान की लोकेशन आपको समझनी होगी। अरेबियन पेनिनसुला में ओमान एक कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि ये समुद्र से इसकी सीमा लगी हुई है अरेबियन सी से। यहाँ पे आप देखेंगे ये ओमान है और इसकी कैपिटल मस्कट, जहां पे ये इवेंट होने वाला है। कैसे याद रखेंगे आप इसकी कैपिटल को? ओमान, ओमान को आप पढ़ सकते हैं ओ मैन, और यहाँ पे है मस्कट, यानी ओ मैन मस्त कट। अगर किसी लड़के ने बहुत अच्छी कटिंग करा रखी है तो आप देख के बोलते हो ना ओ मैन मस्त कट, तो ओमान से मस्कट आप याद रखोगे। यहाँ पे आप देखिए ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान, और इन दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक नैरो वाटर बॉडी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों को कनेक्ट कौन करा रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है। सो रिमेंबर दिस। आइए बढ़ते हैं आगे। ACC approves reappointment of RBI डिप्टी गवर्नर MK जैन फॉर 2 years, यानी RBI ने
MK जैन की रीअपॉइंटमेंट कर दी है। ये डिप्टी गवर्नर अभी तक थे RBI के, अब इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। 22 जून 2021 से ये अपना नया कार्यकाल संभालेंगे। नाम है महेश कुमार जैन। सो रिमेंबर, RBI की डिप्टी गवर्नर इन्हें अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें RBI की, तो ये बैंक ऑफ बैंक्स है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसका काम होता है। हेडक्वार्टर है मुंबई में और शक्तिकांत दास है प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI। सो रिमेंबर, करेंसी इशू करने का मेन काम RBI करता है और बैंक्स को कंट्रोल भी करता है, रेगुलेट भी करता है। बात करते हैं ACC यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। यही वो कमेटी है जो डिसाइड करती है कौन गवर्नर होंगे, कौन डिप्टी गवर्नर होंगे। तो यहाँ पे इस मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं इसे, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर साथ में इसमें शामिल होते हैं। सो रिमेंबर, ACC में कौन कौन होता है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले चेयरमैन याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर, और साथ कौन देता है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। बढ़ेंगे आगे। माली पॉलिटिकल वेटरन चोग्युल मेगा नेम्ड ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा लास्ट ईयर यानी 2020 के अगस्त में माली में मिलिट्री कू हो गया था। मिलिट्री कू यानी कि अगर किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के होते हुए मिलिट्री अपने हाथ में सारी पावर ले ले तो उसे मिलिट्री कू बोलते हैं। तो यहाँ पे मिलिट्री कू हो गया था, जिसके चलते वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोक्तर क्वाने, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है 24 मई 2021 को, और अभी अभी चोगिल कोकाला माइगा को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है। सो रिमेंबर दिस नेम, माइगा। ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं, ट्रांजिशनल है। जब तक कि यहाँ पे कू की कंडीशन रहेगी, मिलिट्री के हाथ में पावर रहेगी, तब तक ये प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करेंगे। ओके, सो माली की अगर हम बात करें तो माली, ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ माली इसे बोलते हैं। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में, और बमाको उसकी कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर डिंको सिंह पासेस अवे एट 42। कई बार पूछ लिया जाता है किनका संबंध किस गेम से है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है डिंको सिंह ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और अभी अभी इनकी डेथ हो गई है। डेथ इनकी हुई है कैंसर की वजह से, लेकिन काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं ये। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और साथ ही साथ पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बैंकॉक एशियन गेम्स में डिंको ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे 1998 में, तो काफी अच्छा इनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है। रिमेंबर दिस नेम, डिंको सिंह, और इनका रिलेशन है बॉक्सिंग से। So this is all for today guys. We will meet soon tomorrow. Thank you so much.